बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई लम्हा गुलाब हो किस नंबर 25 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो लिखा है निगहत अब्दुल्ला ने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। बेगम आफंदी इस ख्याल से ऑफिस छोड़कर घर आई थी कि कहीं फ़ाइका को इनके खिलाफ कुछ कहने का मौका न मिल जाए, लेकिन आगे शहरयार मौजूद ही नहीं था और फ़ाइका अपने कमरे में थी। उन्होंने पहले रशीद से शहरयार के बारे में पूछा, फिर फ़ाइका के पास चली आईं। वो बेड पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी। शहरयार कहाँ है? इनका पूछना था कि फ़ाइका की आंखों से झड़ी लग गई। मैं पूछ रही हूँ, शहरी कहाँ है? वो इसके रोने से मज़ीद गुस्से में आ गई। पता नहीं, मैंने इन्हें नहीं देखा। वो घुटनों से आंखें रगड़ती हुई बोली, तुमसे कुछ कह कर नहीं गया? नहीं। फिर रो क्यों रही हो? इनकी तेज़ काटदार आवाज़ पर वो तिलमिला गई। अपनी किस्मत पर और आपके जुल्म पर। आपने अच्छा नहीं किया, मुझे यही करना था। बहुत बार पुर्जे निकल आए थे तुम्हारे। शहरयार की बीवी बनकर क्या समझ लिया तुमने कि अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती? किस ज़ौम में थी तुम? बताओ। मुझे कोई ज़ौम नहीं, लेकिन आप जिस ज़ौम में हैं वो एक दिन आपको तबाह कर देगा। इसके जवाब देने पर बेगम आफंदी चीखी थी। शट अप! इसने होंठ भींचकर पेशानी घुटनों पर रख ली। हूँ। बेगम आफंदी पैर पटकती हुई इसके कमरे से निकल आई, तो जहाँ इन्हें ये इत्मीनान हो गया था कि शहरयार फ़ाइका के पास नहीं आया, वहाँ ये फ़िक्र कि वो कहाँ चला गया है। सुबह इनके साथ ऑफिस गया था, इसके बाद इन्हें नहीं मालूम कि वो कब कहाँ से वहाँ से निकला था। अभी कुछ देर पहले ताहिर साहब ने जब इन्हें बताया कि शहरयार अपने वो ऑफिस में नहीं है, तो वो ना सिर्फ ठिठकी बल्कि इसी वक्त ऑफिस छोड़कर घर आ गई। लेकिन वो यहाँ भी नहीं आया। कहाँ चला गया? उन्होंने सोचते हुए पहले फैक्ट्री फिर रामिश को फ़ोन किया और दोनों तरफ से मायूस होकर टहलने लगी। इधर से उधर चकराते हुए इनका जहन भी चकराने लगा था। इस पर थक कर अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी कि फ़ाइका की अम्मी और बहन को आते देखकर इन्हें पहला ख्याल यही आया कि फ़ाइका ने इन्हें बुलाया होगा। और इसी ख्याल के साथ वो बहुत सी बातें एक लम्हे में सोचकर इनकी पेशानी शिकन आलूद हो गई थी। अस्सलामु अलैकुम। अम्मी के साथ सोहनी ने भी इन्हें सलाम किया, जिसे वो यकसर नज़रअंदाज करके पूछने लगी, कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से फ़ाइका नहीं आई, तो मैंने सोचा मैं ही इसकी खैर खैरियत मालूम कर रहा हूँ। अम्मी ने कहा तो खुश्क अंदाज से बोली, फ़ोन कर लेती। किया था, राबिया ने किया था। अम्मी यूं भी इनसे मरूब थी, जब भी वो बौखला गई। फिर अजीब खोजता हुआ अंदाज था। सोहनी को बहुत बुरा लगा। आंटी, फ़ाइका आपी कहाँ है? वो घर पर नहीं है, शहरी के साथ बाहर गई है और मैं भी एक मीटिंग में जा रही हूँ। बेगम आफंदी ने फ़ौरन ही एक तरह से इन्हें जाने का नोटिस दिया था। चलें अम्मी, सोनी ने समझकर अम्मी से कहा, तो वो यूं देखने लगी जैसे अभी तो आए हैं। आप ही पता नहीं कब आएंगी। चलें फिर हम फिर आ जाएंगे। अच्छा। अम्मी ने बेगम आफंदी को देखा कि शायद वो रुकने को कहेंगी, लेकिन वो बड़े आराम से बोली, ठीक है, फ़ाइका आएगी तो मैं इससे फ़ोन करवा दूँगी। हाँ, बहुत दिन हो गए। अम्मी की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि सोनी इन्हें खींचती हुई ले गई। बेगम आफंदी ने गिलास वाल से इन्हें गेट पर तक देखा, फिर अपने कमरे में आ गई और शहरयार को सोचते हुए फिर मुतफक्किर हो गई। समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें बताए बगैर कहाँ चला गया। कितनी देर वो इसकी लापरवाही पर कुटती रहीं। फिर ध्यान बटाने की खातिर मैगज़ीन उठा लिया, लेकिन बार बार इनकी नज़रें वॉल क्लॉक पर जा ठहरती। सहपैर ढली, फिर शाम, और जब उजालों का सफ़र तमाम हुआ तब वो आया तो इसे देखकर सचमुच इनका दिल दहल गया था। हमेशा सलीके से जमे बालों में जाने कहाँ कहाँ की धूल अटी थी, आंखों में वहशत और कदमों में शिकस्तगी। कहाँ चले गए थे बेटा? बेगम आफंदी ने बेताबी से बढ़कर इसे थामा था। वो कुछ नहीं बोला, बहुत आहिस्तगी से इनके हाथ हटाकर सोफे पर ढह गया, तो वो मज़ीद परेशान हो गई। शहरी, शहरी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हूँ। ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने इसके बालों में उंगलियां फंसाकर पूछा। पता नहीं, शायद मैं खुद को ढूंढने निकला था, लेकिन बहुत देर हो गई। लंबा सफ़र बेखबरी में कट गया। और ये 4 कदम। वो टूटी हुई आवाज़ में बेरब्त बोलने लगा था, मैं तुम्हारे लिए जूस लाती हूँ। बेगम आफंदी घबरा कर जाने लगी, तो इसने इनका हाथ पकड़ लिया। नहीं मामा, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, बस आप मेरे पास बैठ जाएं। मैं तुम्हारे पास हूँ बेटा। वो फ़ौरन बैठ गई और इसका चेहरा देखने लगी, तो वो इनकी परेशानी समझकर दुख से मुस्कुराया। फिर सोफे की बैग पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। शहरी, मेरे कमरे में चलो ना, आराम से लेट जाना, उन्होंने कहा, कहकर इसका बाजू हिलाया, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कदरे तौक़ुफ़ से खुद ही कहने लगा, मुझे लगता है मामा, हमसे कोई गलती हुई है।
کوئی گناہ جس کی پاداش میں خدا نے مجھے اس حال کو پہنچا دیا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کب کہاں کس کے ساتھ زیادتی کی۔ شاید انجانے میں کسی کا دل دکھایا ہو یا کسی کو اس کے حق سے محروم کیا ہو، تو ایسے میں کیا کروں، کیسے تلافی کروں کہ میرے لیے آسانی ہو۔ بیگم آفندی کو اچانک ہی اپنے وجود پر ننھی ننھی چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں، جس سے اس کے اندر بے چینی پھیل گئی تھی۔ بتائیں نا ماما، اس کے اصرار پر وہ چونک کر بولی۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، تم سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ پھر آپ سوچیں ماما، شاید کہیں کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی یا ظلم۔ اس نے پلکوں کی جھریوں میں سے انہیں دیکھتے ہوئے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ وہ چیخ کر بولی، کیسی باتیں کرتے ہو، میں کیوں کسی پر ظلم زیادتی کرنے لگی؟ چلو اٹھو، جا کر شاور لو، اور پتہ نہیں فائقہ نے تمہاری پیکنگ کی ہے کہ نہیں، کل تمہیں جانا ہے، یاد ہے نا؟ ہوں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا ہوا اٹھ گیا، غالباً ذہن حاضر نہیں تھا۔ میں سوچ رہی ہوں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، انہوں نے کہا تو اس کا ہلتا ہوا سر رک گیا، پھر انہیں دیکھ کر بولا، نہیں ماما، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یوں مایوس نظر آؤ گے تو میں ضرور جاؤں گی۔ میں مایوس نہیں ہوں، بس ذرا تھوڑا تھک گیا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، شاور لے لو، میں جب تک کھانا لگواتی ہوں، اور ہاں فائقہ کو لے آؤ، صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے، بے وقوف، ایسی حالت میں پتہ نہیں کیسے بھوک کی پیاسی بیٹھی ہے۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیا جیسے انہیں فائقہ کی بہت فکر ہو اور اس سے ہمدردی ہو۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا تو وہ مزید گویا ہوئیں، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے بیٹا، جاؤ اسے سمجھاؤ، لیکن آرام سے، محبت سے۔ بس کریں ماما، کیا ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی فکر کرنے کی۔ وہ ان کے رنگ بدلنے سے چڑ گیا تھا، پھر انہیں اطمینان دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو ہمیشہ کی طرح بیگم آفندی فاتحانہ انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ فائقہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں آیا تو بیگم آفندی یوں بن گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، اور پہلے کی طرح فائقہ کو کھانے کی تاکید کے ساتھ ہر چیز اٹھا اٹھا کے اس کے سامنے رکھتی گئیں۔ وہ بظاہر انجان بن رہا، لیکن اندر ہی اندر خاصا جزبز ہو رہا تھا، اور چونکہ ان کی رگوں میں جیلان آفندی کا خون دوڑ رہا تھا، تو جیسے انہوں نے سب جاننے کے بعد بھی بیوی پر کبھی کچھ نہیں جتایا تھا، اسی طرح وہ بھی سوچ سکتا تھا کہ اپنی ماں پر کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا، جبکہ ان کا بناوٹی انداز اسے بری طرح کھل رہا تھا۔ جب برداشت سے باہر ہونے لگا تب وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ٹی وی آن کر کے نظریں اس پر جما دیں۔ کچھ دیر بعد فائقہ آئی تو چند لمحے اس کی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کیا، پھر وارڈروب سے بیگ نکال کر پوچھنے لگی، شہری تمہارا بیگ تیار کر دوں؟ ہیں؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا، کچھ کہا تم نے؟ یہ بیگ یا سوٹ کیس لے جاؤ گے؟ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کہاں؟ اس کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا، جب ہی سمجھا نہیں۔ لندن؟ کل تم جا رہے ہو نا؟ ہاں۔ نہیں، میں ابھی نہیں جا رہا، بلکہ شاید کبھی نہیں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگا۔ شہری، وہ اس کے قریب آ کر بولی، تمہیں ٹریٹمنٹ کے لیے جانا ہے، اس میں کوتاہی مت کرو، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، تم پریشان مت ہو۔ کیسے نہ ہوں، تم جان بوجھ کر۔ ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا، ایسا نہیں ہے، میرا ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ کہ زندگی نے بہت دکھ دیے ہیں، بہت مایوس کیا ہے، پھر بھی ابھی میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے بھائی بہن کو تلاش کر سکوں۔ بھائی بہن؟ وہ ایک لہجہ کو حیران ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی اسفندیار کا خیال آنے پر پوچھنے لگی، تم جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ اب وہ حیران ہوا تھا۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے تم سب جانتی ہو۔ سب تو نہیں، لیکن اسفندیار۔ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگی کہ آیا اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ ہاں اسفندیار، تم جانتی ہو انہیں، بتاؤ۔ وہ بےتاب ہو کر اسے جھنجھوڑنے لگا تو اس کی کلائیاں تھام کر بولی، آرام سے۔ سوری، آؤ بیٹھو یہاں۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر پوچھنے لگا، کیسے جانتی ہو اسفندیار کو؟ جانتی نہیں ہوں، بس ایک بار ان کا فون اٹینڈ کیا تھا اور انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وہ اتنا بتا کر مجرم سی بن گئی کیونکہ اس کا اگلا سوال جانتی تھی، اور اس نے وہی پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں بتانا چاہتی تھی اسی روز، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پریشانی میں سب کچھ بھول گئی، ابھی تم نے کہا تو یاد آیا۔ وہ ایمانداری سے کہہ رہی تھی، اور وہ یقین کر کے پوچھنے لگا، کیا باتیں ہوئی تھیں تمہاری اسفندیار سے؟ باتیں؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اصل میں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ مسلسل مجھے یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ فون کرنے کو کہا تھا، لیکن ابھی تک تو نہیں آیا، یا شاید میں اٹینڈ نہیں کر سکی۔ وہ بہت سنبھل کر اصل بات چھپا گئی تھی کیونکہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔
شہریار نے گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹا لیے، پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، پتہ نہیں کہاں ہیں وہ، کاش میں ان تک پہنچ سکوں۔ وہ قصداً خاموش رہی تھی۔ سنو، خاصی تاخیر سے وہ اسے متوجہ کر کے کہنے لگا، دوبارہ کبھی ان سے بات ہو تو کہنا وہ فوراً یہاں آ جائیں یا اپنا پتہ دیں، میں خود انہیں لے آؤں گا۔ لیکن میں پتہ نہیں زندگی۔ وہ مایوس نظر آنے لگا تو وہ ایک دم ہاتھ تھام کر بولی، شہری، زندہ رہنا چاہو گے تو زندگی ملے گی نا، تم تو خود زندگی سے بھاگ رہے ہو، میں کیا کروں، میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے ہر شے سے، بس ایک تم ہو، تمہاری رفاقت میں برسہا برس جینے کی آرزو تھی، وہ بھی دم توڑ رہی ہے، کیونکہ میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کچھ بھی نہیں، میرے پاس بالکل تہی دست ہوں، میں کب تم سے کچھ مانگ رہی ہوں، کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس تم ساتھ ہو۔ وہ اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تو اپنی ہتھیلیوں پر اس کے آنسو شمار کرتے کرتے اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ خدا نہ کرے کہ یہ عورت تمہارے ساتھ کوئی گیم کھیلے، اگر ایسا ہو تو خاموشی سے راہ فرار اختیار کرنا، اس کے سامنے ڈٹ مت جانا کہ یہ بہت خطرناک عورت ہے۔ راہ فرار، اس نے دکھ سے سوچا، زندگی سے فرار، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، میں دنیا کا سامنا نہیں کر سکتا، آج نہیں تو کل، جب اسفندیار آ کر ماما کو بے نقاب کریں گے تو۔ اف نہیں، وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ کھینچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو سہم کر اسے دیکھنے لگی، بہت مضطرب اور عاجز نظر آ رہا تھا۔ شہری، تم کیوں اتنے پریشان ہو، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی جسے تم نے خود پر طاری کر لیا ہے؟ وہ بہت ہمت کر کے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، ماما نے اگر تمہارے ساتھ کوئی شرط رکھی تو ان کی مجبوری تھی، پھر انہوں نے اختیار بھی تمہیں سونپ دیا تھا اور تم نے میری محبت میں ہار کر حامی بھری تھی، ہے نا؟ وہ اس پر جتا نہیں رہا تھا بلکہ خود کو بہلا رہا تھا۔ ہاں، اس نے فوراً تائید کی، بس اتنی سی بات، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اس نے کہا، پھر ایک دم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، ماما کو معاف کر دو میری خاطر۔ شہری، وہ تڑپ گئی، کیسی باتیں کرتے ہو، ماما کو معاف کر دو پلیز، اور پھر یہاں سے دور چلی جاؤ بڑی ماں کی طرح۔ وہ شاید حواسوں میں نہیں رہا تھا، نہیں شہری، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگ گئی۔ سنو سنو، رو مت، میری بات سنو، وہ اسے جھنجھوڑنے لگا، یہاں میرا کچھ نہیں ہے، میں خود اپنے حق سے دستبردار ہو کر سب کچھ اس اسفندیار کو سونپ رہا ہوں، محرومیوں میں پلنے والے وہ میرے بہن بھائی، سب کچھ ان کا ہے، میرے بعد تم کوئی دعویٰ مت کرنا، سمجھی؟ نہیں، میں کچھ نہیں سمجھ رہی، تم خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ وہ اور شدت سے رونے لگی۔ او گاڈ! وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا اور بالوں میں انگلیاں پھنسا کر کتنی دیر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ بس کرو یار، کتنا رو گی؟ اس نے گھبرا کر ہاتھ نیچے گرا دیے کیونکہ اس کی آواز دور سے سنائی دی تھی، پھر سے آنکھیں بند کرتے دیکھ کر قریب چلی آئی۔ سو رہے ہو؟ ہاں، لائٹ آف کر دو، اس نے کہا تو وہ لائٹ آف کر کے کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر زیرو پاور کا مدھم بلب روشن کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی اور اس کی طرف کروٹ لے کر بولی، شہری، ہم اچھی باتیں بھی تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب کوئی بات نہیں کروں گا، تم رونے لگتی ہو، اب نہیں روؤں گی، وہ فوراً بولی، وعدہ؟ پکا وعدہ؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا، آنسوؤں سے دھل کر اس کا چہرہ نکھر آیا تھا، پلکیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پلکوں کی ساری نمی اپنی انگلیوں پر سمیٹ لی، اس کی آنکھیں میں جھانک کر بولا، تم پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، جیسے بارش کے بعد آسمان۔ اچھا، وہ ذرا سا مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ میں کھو کر پوچھنے لگا، تمہیں یاد ہے میں نے تمہارے کمپیوٹر پر ایک نظم لکھی تھی؟ ہاں، لیکن نظم یاد نہیں ہے، وہ ان دنوں کو سوچتے ہوئے بولی، مجھے یاد ہے، اس کا عنوان تھا فریب، سنو گی؟ ہوں۔ وہ ایسے ہی سوچتے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگی تو گہری سانس کھینچنے کے بعد گویا ہوا، مجھے خبر تھی کہ بعد صبا کے جھونکوں کو میں اپنی سانسوں سے کچھ دیر روک سکتا ہوں، گلوں کی خوشبو بھی کچھ پل ہی ساتھ دے گی میرا، وہ نغمہ جو سماعت میں رس بکھیرتا ہے، رہے گا اس کا بھی آہنگ، بس گھڑی کی گھڑی، راہ حیات میں اس روشنی کا رنگین خمار، بس آگے موڑ پر مجھ سے بچھڑنے والا ہے، میری تمام مسافتیں رہیں گی لا حاصل، میں جانتا تھا، مگر کسی کو کیا بتلاتا، اس عارضی سے تعلق میں کتنا جیون تھا اور اس فریب میں کتنا سکون پنہاں تھا۔ وہ آخر میں داد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ افسردگی سے مسکرائی، پھر پوچھنے لگی، اور کیا کیا یاد ہے تمہیں؟ تمہارا جہاز
जिसे तुम बहुत ऊंचा उड़ाना चाहती थी, और देखो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। वो अफसोस से बोला तो वो हंस पड़ी। अरे तुम तो यूं कह रहे हो जैसे मैंने तुमसे बाकायदा फरमाइश की हो कि मुझे जहाज़ ला कर दो, मैं उड़ाऊंगी। फिर भी मुझे अफसोस है। खैर छोड़ो और बताओ। और सब कुछ तुम्हारे संग बीता हर पल हर लम्हा यादगार है। रोज़े अव्वल जब मैंने तुम्हें देखा था तब से अब तक मैं कुछ नहीं भूला। इसकी आंखों में इन सारे लम्हों का अक्स झिलमिलाने लगा था। वो कुछ देर खामोशी से देखती रही, फिर आहिस्ता से इसके सीने पर हाथ रख कर बोली, शेरी एक बात मानोगे? नहीं, अब कुछ मत कहना। इसने पहले साफ मना किया, फिर इसकी आज़ादगी का ख्याल करके कहने लगा, मेरा मतलब है अभी मुझे नींद आ रही है, बाकी बातें सुबह करेंगे और मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, ठीक? इसने सर इस बात में हिलाया तो वो मुस्कुरा कर बोला, शब बखैर। अब्बू दोनों हाथ सर के नीचे रखे बिल्कुल सीधे लेटे थे। अम्मी ईशा की नमाज से फारिग होकर कमरे में आईं तो उन्हें देखकर एक लहजा को ठिठकी, फिर फौरन आगे बढ़कर पूछने लगीं, सो गए क्या? नहीं। अब्बू ने आंखें खोलीं, फिर उठकर बैठ गए और चश्मे की तलाश में इधर उधर हाथ मारते हुए बोले, पता नहीं क्या बात है, नींद आती है फिर आँख खुल जाती है। कितने दिनों से मेरा भी यही हाल है। अल्लाह खैर करे, अम्मी ने बैठते हुए कहा तो अब्बू चौंक कर बोले, वहम मत किया करो, आज मैं फायका की तरफ गई थी सोनी के साथ। अम्मी ने अनसुनी करके बताया, खैरियत से है वो और शहरियार? अब्बू चश्मा लगाकर पूरी तरह मुतवज्जा हो गए थे। पता नहीं, मिले ही नहीं वो दोनों। फायका की सास थीं, वो भी ऑफिस जा रही थी जब भी हम खड़े खड़े वापस आ गए। इनसे पूछा तो होगा बच्चों का? हाँ बता रही थी, ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। फायका से मिल लेती तो तसल्ली हो जाती, अम्मी ने तशवीश से कहा। तो अब्बू नाराज़ी से बोले, फ़ोन करके जाने में क्या कबाहत थी? इतनी दूर गई भी और यूं ही चली आईं। फ़ोन किया था राबिया ने और इसकी फ़ायका से बात भी हुई थी। फिर राबिया ही ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा कि फ़ायका की तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर देख आओ। लेकिन आगे वो थी ही नहीं। पता नहीं दोनों मियाँ बीवी कहाँ निकल गए थे। और हाँ, कल शहरियार लंदन जा रहा है। अम्मी ने सारी बात बताकर आखिर में इतला दी तो वो पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता? फायका ने बताया था राबिया को, इसीलिए मैं शाम तक दोनों की राह देखती रही। लेकिन अम्मी की नाराज़ी पर वो इन्हें तसल्ली देते हुए बोले, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? बड़े लोगों का लंदन जाना ऐसा ही होता है जैसे हम सदर जाएं। तो क्या हर बार वो जाने से पहले बाकायदा हमसे मिलने आएंगे? मैं ये नहीं कहती, लेकिन इन्हें ये तो मालूम हुआ होगा कि मैं इनके यहाँ गई थी। फिर क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था आकर पूछ जाएं? अम्मी की बात ठीक थी। जब भी अब्बू तायद करते हुए बोले, हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेगम साहिबा इन्हें बताना भूल गई हों। बल्कि मेरा ख्याल है ऐसा ही हुआ होगा, वरना दोनों ज़रूर आते। मैं भी यही कह रही थी, लेकिन राबिया नहीं मानती, सुबह से लड़ रही है मुझसे और एक तरह से वो ठीक ही है। इसे भी तो शहरियार की माँ ने लौटा दिया था। अम्मी मतजात कैफियत में घिर कर झिझला रही थी। क्या मतलब? राबिया कब गई थी? अब्बू ने चौंक कर पूछा तो वो सर झटक कर बोली, हम इसी से पूछें और समझाएं भी अपनी तरफ से। पता नहीं क्या क्या कहती रहती है। तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मानो, असल में वो खुद परेशान है। अब्बू राबे की हिमायत में बोले थे, तो इसका ये मतलब है कि मुझे भी परेशान करे? खुद ज़बरदस्ती मुझे फ़ायका के यहाँ भेजा, फिर कहती है बेगम आफिंदी ने खड़े खड़े निकाल दिया। कोई दीन ईमान है इसका? अच्छा बस मैं समझाता हूँ इसे, और देखो तुम कुछ मत बोलना। अब्बू कहते हुए उठकर दरवाजे तक गए और वहीं से पुकार कर वापस आकर बैठे थे कि राबिया आ गई। जी अब्बू, आओ बैठो बेटा, उन्होंने अपने बराबर इशारा करते हुए कहा तो अम्मी को देखती हुई इनके पास आ बैठी। जी, तुमने आज फ़ायका को फ़ोन किया था? जी अब कैसी है वो? अब्बू ने पूछा तो जवाब में वो शुरू हो गई, मुझे वो ठीक नहीं लगी। बहुत कमज़ोर आवाज़ थी इसकी, ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और शायद रो रही भी रही थी। जब भी मैंने अम्मी को भेजा, लेकिन आगे इसकी सास ने इसे मिलने ही नहीं दिया। वो घर पर होती तो मिलने देती। अब्बू ने ज़ोर देकर कहा तो चिढ़ कर बोली, बस आप भी यही समझते रहें, और तुम क्या समझती हो? कुछ नहीं। इसके रूठे लहजे पर अब्बू ज़रा सा मुस्कुराए, फिर समझाते हुए कहने लगे, देखो बेटा, फ़ायका जज्बाती नादान बच्ची नहीं है, माशाल्लाह समझदार है। और अगर खुदा न खास्ता इसे कोई घरेलू मसला दरपेश है तो हमें इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए जब तक खुद अपने मुंह से ना कहे। वो कभी भी नहीं कहेगी। क्या इसे जानते नहीं? वो अभी भी नाराज़गी से बोली, जानता हूँ, और ये भी कि वो मसाइल से लड़ना जानती है। अब्बू ने यकीन से कहा, इसके साथ वो बुज़दिल भी है? नहीं, ये महज तुम्हारा ख्याल है। फ़ायका बुज़दिल नहीं है, बहुत बहादुर है, इसकी खामोशी में ताकत है।
तस्खीर कर लेती है। मैं जानता हूँ बेगम आफंदी जैसी औरत के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है। देखना वो एक दिन इस औरत को भी तस्खीर कर लेगी, अब्बू ने कहा। तो वो उछल कर बोली, देखा, आप खुद बेगम आफंदी को बुरा कह रहे हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा, वो गैर मामूली औरत है। अब्बू ने तस्हीह की तो फिर चिढ़ गई। कुछ भी कहेंगे, मुझे वो बहुत ख़तरनाक लगती है और मेरा ख्याल है उन्होंने फ़ायका को कैद कर रखा है। जब भी वो आती हैं तो फ़ोन करती है, और जब यहाँ से कोई जाए तो इससे मिलने भी नहीं दिया जाता। चलो, सुबह मैं ऑफिस जाते हुए पहले वहीं जाऊँगा। अब्बू ने इसका कंधा थपक कर तसल्ली दी। फिर पूछने लगे, तुम भी चलोगी? नहीं, मुझे इस गैर मामूली औरत को घर जाने का कोई शौक़ नहीं है। इसके तंज पर अब्बू मुस्कुरा कर बोले, वो घर तुम्हारी बहन का भी है। होगा, वो बेनियाजी से कहकर उठ खड़ी हुई। लाइट ऑफ कर देना बेटा, अब्बू चश्मा उतारते हुए बोले, और ज़रा टाइम बता देना, 1 बज रहा है। इसने अब्बू की रिस्ट वॉच देखकर टाइम बताया, फिर लाइट ऑफ करके कमरे से निकल गई। तो अम्मी कहने लगी, सुन ली आपने इसकी बातें, नादान है। अब्बू इस कदर कहकर खामोश हो गए तो अम्मी यही समझी कि इन्हें नींद आ रही है, और मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके लेट गए। सुनो, कितनी देर बाद अब्बू ने बहुत आहिस्ता से पुकारा कि अगर वो जाग रही होंगी तो सुन लेंगी, वरना इनकी नींद ख़राब ना हो। लेकिन इधर जैसे वो मुंतज़िर थीं, फ़ौरन जवाब दिया, हाँ। अपना फ़ोन तो ठीक है ना? हाँ, क्यों, इस वक्त किसे करना है? अम्मी ने उलझ कर कहा, सुबह मैं फ़ायका के यहाँ ज़रूर जाऊँगा, पता नहीं कैसी तबीयत है इसकी। अब्बू इनका सवाल नज़रअंदाज करके बोले थे, अल्लाह अच्छा रखे, वैसे भी इसकी फ़िक्र हो रही है, अल्लाह बेहतर करने वाला है, मैं सुबह जाऊँगा। अब्बू कहते हुए करवट बदल गए तो सन्नाटे में बूढ़ी सांसें हल्का हल्का ताश पैदा कर रही थी। वो नाश्ते के लिए शहरयार के साथ कमरे से निकलने लगी थी कि अचानक के ख्याल के तहत इसे रोक कर कहने लगी, शहरी, रात तुमने कहा था सुबह मेरी हर बात मानोगे, और सुबह हो गई है। हाँ, बोलो क्या मनवाना चाहती हो? इसके होठों पर बड़ी थकी हुई मुस्कुराहट आई थी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये कि आज तुम लंदन ज़रूर जाओगे। इसने कहा तो वो कुछ देर इसकी आंखों में देखता रहा, फिर ज़रा सा इस बात में सर हिलाकर बोला, चला जाऊँगा, थैंक यू, बाकी बातें जब तुम लंदन से आओगे तब मनवाऊँगी, अभी कह दो। हूँ, अभी मामा नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। वो इसका हाथ थाम कर चलते हुए बोली, और ड्राइंग रूम में दाखिल होकर दोनों ने एक साथ सलाम किया। तो बेगम आफंदी सर के इशारे से जवाब देकर बोली, जल्दी आओ, बहुत देर करते हो तुम लोग। सॉरी मामा, आपको इंतज़ार करना पड़ा, शहरियार ने माजरत की। फिर पहले इसके लिए चेयर खींची, इसके बाद खुद बैठा था। बेगम आफंदी ने रात की तरह अभी भी एक एक चीज़ उठाकर फ़ायका के सामने रखते हुए खाने पर इसरार किया। फिर शहरियार से पूछने लगी, तुम आज लंदन जा रहे हो? जी, शहरियार ने बेतासुर लहजे में मुख्तसर जवाब दिया था। गुड। बेगम आफंदी को गालिबन इस जवाब की तवक्का नहीं थी। जब ये अंदर हैरान होती, नाश्ते में मसरूफ़ हो गई, तो कदर तौक़ुफ़ से वो इन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मामा, मैं चाहता हूँ फ़ायका कुछ दिनों के लिए अपने वालिदैन के पास चली जाए। फ़ायका ने चौंक कर सर उठाया था, क्योंकि रात तो इसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जबकि बेगम आफंदी ने फ़ौरन टोका, क्यों? क्योंकि आप तो सारा दिन ऑफिस में मसरूफ़ होंगी, और यहाँ अकेली फ़ायका, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो गई तो। इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रशीद आकर फ़ायका से कहने लगा, बीबी, आपके वालिद आए हैं। अब्बू, वो हकीकतन बड़ी शिद्दत से इनकी ज़रूरत महसूस कर रही थी जब ये फ़ौरन उठ खड़ी हुई, लेकिन फिर रुक कर शहरियार को देखने लगी। तो वो उठता हुआ बोला, चलो नाश्ता तो कर लो। बेगम आफंदी ने बमुश्किल अपने अंदर उठते उबाल को दबाया था, बाद में कर लेंगे मामा, शहरियार ने कहा, और वह इसका जवाब सुनने तक रुकी थी। फिर इससे पहले डाइनिंग से निकलते ही भागकर अब्बू के सीने से जा लगी, तो बहुत रोकते रोकते भी कुछ आंसू छलक गए थे। अस्सलाम वालेकुम, शहरियार ने अकब से सलाम किया। तभी वो जल्दी से अब्बू के से अलग होकर एक तरफ हो गई। जीते रहो मियाँ, अब्बू ने शहरियार को गले लगाया, फिर इसके साथ बैठते हुए कहने लगी, बहुत दिनों से आए नहीं तुम लोग, तो मैंने सोचा मैं ही खैरियत मालूम कराऊं। वैसे कल तुम्हारी अम्मी भी आई थी, लेकिन तुम दोनों मिले ही नहीं। बेगम साहिबा ने बताया कहीं बाहर गए हुए हो। जी, इसने कुछ परेशान होकर शहरियार को देखा, और इसके सर झुकाने पर फ़ौरन संभल कर अब्बू से बोली, जी जी, कल हम इनके दोस्त के यहाँ गए हुए थे, मामा ने बताया था अम्मी का, तो बेटा फ़ोन ही कर लेती। अब्बू ने नरमी से सरजनिश की, तो इसने फिर झूठ बोला, किया था, लेकिन आपका फ़ोन एंगेज आ रहा था। फिर शहरियार की तैयारी में दोबारा करने का मौका नहीं मिला। ये आज लंदन जा रहे हैं ना? अच्छा हाँ, तुम्हारी अम्मी ने बताया था, अब्बू ने कहा। फिर शहरियार को सोचते देखकर इसके कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे,
तुम क्या सोचने लगे बेटा? जी, इसने चौंक कर सर उठाया तो पहले सामने बैठी फाइका पर नज़र पड़ी, जो इसका भरम रखने के लिए खुश नज़र आने की भरपूर कोशिश कर रही थी, जिससे वो मज़ीद मुजरिमाना एहसास में घिर गया और इसे नज़रें चुराकर अब्बू से कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ फाइका को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ दूँ, क्योंकि मामा तो बहुत मसरूफ़ रहती हैं और ये अकेली बोर होगी। क्यों नहीं, ज़रूर, अब्बू ने अभी इस कदर कहा था कि वो पूछने लगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको? कैसी बातें करते हो बेटा, बेटियों के आने से तो रौनक हो जाती है। फिर इसकी तो जब से शादी हुई है एक दिन भी हमारे पास आकर नहीं रुकी। अब्बू ने शिकायतन नहीं कहा, फिर भी वो फ़ौरन बोला, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, जानता हूँ मेरी बेटी अपनी जिम्मेदारियाँ महसूस करके अपने आप को पाबंद कर लेती है और ये अच्छी बात है। बहरहाल मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। ये कहने की बात नहीं है, अब्बू ने कहा। तभी रशीद चाय के साथ दीगर लवाजमात से भरी ट्राली ढकेलता हुआ आ गया तो वो जो बहुत देर से खामोश बैठी ये सोचे जा रही थी कि शहरियार इसे अब्बू के यहाँ क्यों छोड़ना चाहते हैं। रशीद के आने से इसका ध्यान बढ़ गया था। फ़ौरन उठकर अब्बू के पास आ बैठी और ट्राली इनके सामने खींच कर बोली, बैठिए अब्बू, इस तकलीफ़ तक क्या ज़रूरत थी? मैं भी नाश्ता करके आ रहा हूँ, बस चाय बना दो। अब्बू ने एक नज़र ट्राली पर डाल कर कहा तो वो फ़ौरन कप सीधा करके इनमें चाय डालने लगी, क्योंकि जानती थी कि बहुत इसरार पर भी अब्बू कुछ नहीं लेंगे। फिर चाय पीते ही अब्बू उठ खड़े हुए, क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना था, और जाते जाते शहरियार से पूछने लगे, मैं फ़ाइका को लेने आऊँ या मैं खुद आ जाऊँगी अब्बू? वो इससे पहले बोल पड़ी तो इसे भी कहना पड़ा, जी आ जाएंगी, ड्राइवर के साथ, या मामा छोड़ देंगी? अच्छी बात है। अब्बू चले गए। वो दोनों इन्हें छोड़ने गेट तक गए थे। फिर वापस आते हुए वो इससे कहने लगी, तुमने मामा से इजाज़त ली नहीं और अब्बू से कह दिया? मुझे मामा से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मामले में मैं खुद मुख्तार हूँ और तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। इसके मजबूत लहजे पर जहाँ वो खुश हुई वहाँ हसरत से सोचा, काश तुम अव्वल रोज़ ये फ़ैसला सुनाते। समझी या मज़ीद समझाऊँ? शहरियार ने इसे खामोश देख कर टोका तो चौंक कर बोली, समझ गई। चलो अब मेरी पैकिंग करो, ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आखिरी सफ़र के ख्याल से बोला, बस जितना बोझ उठा सकूं। कंधों पर उठा कर ले जाओगे क्या? वो हंसी थी। हाँ, सुना है सारे हिसाब किताब कंधों पर लिखे जाते हैं, शहरियार ने बज़ाहिर हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो भी कज़न अनसुनी करके कमरे में आ गई और पहले छोटा सूटकेस ला कर बेड पर रखा, फिर वार्डरोब खोल कर इसके सूट निकालने लगी। सुनो, शहरियार अकब से इसे पुकार कर कहने लगा, मुझे अफसोस है, कल तुम्हारी अम्मी आई और मामा ने इन्हें तुमसे मिलने नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस एक लहजा रुक कर इसे देखा, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई तो करीब चला आया और इसे कंधों से थाम कर कहने लगा, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि मामा ने तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादतियाँ की होंगी। काश मैं इनकी तलाफ़ी कर सकता, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो देखना, इस घर को मैं तुम्हारे लिए जन्नत बना दूँगा। ज़िंदगी वफ़ा करेगी और तुम्हारी कोशिश भी इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। बस तुम अपना ख्याल रखो। और हाँ, मैंने तुम्हारे सामान में पलट आने की ख्वाहिश भी रख दी है। वो अपनी आखिरी बात कहकर मुस्कुराई थी और शहरियार वही नहीं समझा। क्या मतलब? वो किसी ने कहा है चले जाना, मगर जाने से पहले ध्यान में रखना। पलट आने की ख्वाहिश याद से सामान में रखना। सामान में क्यों, दिल में क्यों होनी चाहिए? वो सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराया तो वो फ़ौरन पूछने लगी, तुम्हारे दिल में है ना? अरे मेरे दिल में तो जाने क्या क्या है, बताना शुरू करूं तो? बेगम आफंदी के आने से इसकी बात अधूरी रह गई। जी मामा, वो हमेशा वाली सादतमंदी से इनकी तरफ पलटा था। बेटा, फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम में जल्दी आ जाऊंगी। बेगम आफंदी ने एक नज़र बेड पर खुले सूटकेस को देख कर कहा, मेरी फ़्लाइट रात 1 बजे है मामा। इसने यूं बताया जैसे आप जल्दी आकर क्या करेंगी, और बेगम आफंदी समझ कर दिल बर्दाश्ता ज़रूर हुई, लेकिन फ़ौरन अनजान बन गई। 1 बजे? मैं समझी 6 बजे की फ़्लाइट है। चलो फिर तो मैं आराम से आऊँगी। जी, मैं भी अभी फ़ाइका के साथ बाहर जा रहा हूँ। मेरी वापसी रात में होगी। फ़ाइका को इसके अम्मी अब्बू के पास छोड़ता हुआ आऊँगा। शहरिया ने अपना प्रोग्राम बताया तो बेगम आफंदी सचमुच चकरा गईं और फ़ौरन संभल भी नहीं सक्हीं, जब भी बोलते हुए हकला रही थी, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब, जब तक मैं लंदन से नहीं आ जाता फ़ाइका वहीं रहेगी। इसके हतमी अंदाज पर बेगम आफंदी ने फ़ौरन मसालेहत का दामन थाम लिया। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। फिर एक नज़र फ़ाइका पर डालकर कमरे से निकल गई तो वो इसकी तरफ पलट कर बोला, चलो अपना बैग तैयार करो। लेकिन शहरी हूँ, इसने हमेशा की तरह इसके होठों पर उंगली रख दी।
تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ یہ اگر تم اول روز کہہ دیتے تو نہ میں اتنی کمزور ہوتی اور نہ تم بے خبر رہتے۔ اب اس نے صرف سوچا نہیں، کہہ بھی دیا۔ دیر آئے درست آئے۔ ہاں، اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوگی، وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی۔